नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपके सामने आज फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इस बुलेटिन की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये कोई कॉन्क्रीट मटेरियल है। कॉन्क्रीट मटेरियल का मतलब है जो संस्था हमारा एग्ज़ाम लेने वाली है उसी संस्था से संबंधित विभागों के द्वारा इस जो बुलेटिन है उसका प्रकाशन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं कि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिले। आपने यूपीएससी का प्रश्न पत्र भी देखा होगा, कल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, जो गवर्नमेंट की पीआईबी को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, या गवर्नमेंट के जो और भी सोर्सेज हैं, जैसे आप देखोगे तो सर्वे है, बजट है, इंडिया ईयरबुक है, इन चीज़ों की तरफ जिनका ज़्यादा झुकाव था वो उन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है कल के पेपर के अंदर। तो इसी तरह से कोई भी गवर्नमेंट जब पेपर लेती है तो दोस्तों ये उम्मीद करके चलती है कि उसके द्वारा जो भी मटेरियल प्रकाशित किया जा रहा है उस पर विद्यार्थी की नज़र ज़रूर होगी। तो दोस्तों आज के जो सुजस बुलेटिन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आप इसका जाके पीडीएफ ले लीजिए। तो जब आप पीडीएफ लेंगे, कहाँ से लेंगे दोस्तों? पीडीएफ लेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों आईएएस आरएएस विद आरजे। आप जाके इसको ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ रोज़ लेक्चर लेंगे, हम लेक्चर के बाद पीडीएफ वहाँ पर डाल देंगे, आप वहाँ से सीधा पीडीएफ ले लीजिए। आप लेक्चर के साथ उसको बार बार लिखिए मत, ठीक है ना दोस्तों। और जो चीज़ें रिपीट होंगी हम उनको बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है और दूसरा जो पुराने होते हैं उनका रिवीजन होता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो बिना इधर उधर की बातें किए अपन आते हैं सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो मेरे मित्रों देखो, पहला जो ई सुजस का पहला पृष्ठ है उस पर देखते हैं हमारी योजनाएं स्थायी हैं। मतलब जो भी महंगाई राहत कैंप वगैरह में जो भी योजनाएं चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो कह रहे हैं, आज नागौर के अंदर हैं तो नागौर में वो कह रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं वो सारी स्थायी हैं। तो आज के न्यूज़पेपर के पहले पृष्ठ पर कुछ भी आपके लिए पढ़ने लायक नहीं है, सिर्फ एक लाइन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट या एग्ज़ाम की दृष्टि से सही जो ज़रूरी है वो है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से ही पंचायती राज व्यवस्था का दीपक प्रज्वलित किया था। तो इसके अलावा आपके लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरे के पूरे पृष्ठ पर मैंने आपसे पहले ही पढ़ के देख लिया। यहाँ पर आपका डिस्कशन देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है मेरे दोस्तों कि आपके जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए उनको मैं पहले ही पढ़ के और निकाल के आपके लिए रखता हूँ, ठीक है। इससे आपका जो प्रयास है वो बच जाता है। दूसरे में वही महंगाई राहत कैंप है, कुछ भी नहीं है पूरे पृष्ठ के ऊपर, आप देख लो। ये बूढ़े बड़े हैं, पुलिस वाला खुश हो रहा, भैया अपना भी अखबार में फोटो आ गया। तीसरे में फिर से महंगाई राहत कैंप है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अगला और अंतिम पेज जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहीं पर जो 3-4 न्यूज़ आती हैं पर डे की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो दे रखी हैं, ठीक है। पहली है अनुप्रति कोचिंग योजना। आपने अच्छे से कई बार अनुप्रति कोचिंग योजना को पढ़ रखा है, लेकिन मैं इसको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि उसमें एक बार फिर से चर्चा कर दी है कि योजना के तहत जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर 30,000 कर दिया है, ठीक है। आप देखो, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। कौन से विद्यार्थी? जो बीपीएल श्रेणी में है, बीपीएल कैटेगरी से नीचे के हैं, उनको प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से अपन अनुप्रति कोचिंग योजना को डिस्कशन कर लेते हैं। आप किसी एक चीज़ को इतनी बार पढ़ो कि जब एग्जाम में आए तो आपको ऐसा लगे कि यार ये तो एबीसीडी की तरह अपनी उंगलियों पर है, ठीक है दोस्तों। तो अनुप्रति कोचिंग योजना का विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। देखो दोस्तों, आप योजनाओं के उद्देश्य बहुत पढ़ते हो, लेकिन आजकल जो ट्रेंड जा रहा है 3 से 4 प्रश्न आपसे विभागों से संबंधित पूछ लेते हैं, एक स्टेटमेंट में आपको विभाग दे ही देते हैं आरएएस के में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उद्देश्य वही मैंने अभी आपको बताया, एससी, एसटी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के छात्र, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए क्या किया है राजस्थान सरकार ने कि आप जाइए, आप तैयारी कीजिए, जिस कोचिंग में जाना चाहते हैं आप उस कोचिंग में जाइए। उसकी जो फीस है उसका कौन भरेगा? उसको राजस्थान सरकार भरेगी, ठीक है दोस्तों। इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए भाई? किस चीज़ की पात्रता होनी चाहिए? तो आप एक तो राजस्थान के मूल निवासी हो, आपके परिवार की आय है वो 8 लाख रुपए वार्षिक जो है उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। और आरपीएससी ने आप पहले किसी परीक्षा में बैठे हो तो फ्रॉड के केस में आप ना फंसे हो,
ठीक है, अगर आप फ्रॉड के केस में फंस चुके हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इतना सा ही था इस अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर। तो यहाँ से प्रीलिम्स से आपसे प्रश्न जो बन सकता है वो आपका बनेगा कौन से विभाग से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है, और हाल ही में इसकी संख्या बढ़ाकर कितने लाभार्थी कर दिए गए हैं, तो 30,000 लाभार्थी कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। और आरएएस के अंदर यदि प्रीलिम्स में इसका प्रश्न पूछा जाता है तो स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाएगा। 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उनमें से एक स्टेटमेंट ये होना अनिवार्य है दोस्तों कि क्या जो पिछली राजकीय परीक्षाओं में जो फ्रॉड घोषित हो गया है वो इसका लाभ ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको भी आप देख के चलना। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। पर्यटकों के लिए टोंक के सुनहरी कोठी और हाथी भाटा को विकसित करेंगे। ठीक है, राजस्थान पर्यटन जो विकास निगम है उसके अध्यक्ष ने कहा है कि पर्यटन के लिए टोंक के सुनहरी कोठी और हाथी भाटा। ठीक है, अब आप देख लो, आपने स्टैटिक के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट पढ़े होंगे लेकिन आपने हाथी भाटा और सुनहरी कोठी का शायद ही कहीं नाम या जिक्र देखा हो। ठीक है, तो इस तरह के जो नए नाम आते हैं, नए जिक्र आती है, उनको रट लिया करो भाई, जरूर आएगा प्रश्न। अब अपन देख लेते हैं सुनहरी कोठी और हाथी भाटा को क्या है ये। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यही पूछा जाएगा, सुनहरी कोठी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखो दोस्तों 19वीं सदी में बनी थी सुनहरी कोठी। कब बनी थी? 19वीं सदी में। इसको गोल्डन मेंशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन मेंशन। इस चीज़ को आप ठीक से याद रखना कि इसको दूसरा नाम क्या है सुनहरी कोठी का, तो गोल्डन मेंशन है। ठीक है, यह इमारत अपने बाहरी रूप में आप देखोगे, इसको बाहर से देखोगे तो बड़ी साधारण सी दिखेगी, लेकिन आप अंदर जैसे ही घुसोगे तो इसका नाम है सुनहरी कोठी, मतलब सोने के रंगों से जड़ित। ठीक है, तो अंदर जो है पूरा गोल्डन है, ये पूरी गोल्डन कलर की हो रही है, सुनहरी हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सुनहरी कोठी है। ठीक है, सोने के रंगों की शाही झलक देखने को मिलती है। और दोस्तों 1996 में 7 मार्च को जो हमारी राज्य सरकार है उसने सुनहरी कोठी को राज्य का ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब देख लेते हैं अपन हाथी भाटा। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ है, एक हाथी है और एक भाटा है। ठीक है, तो हाथी है एक, और क्या एक भाटा है, मतलब एक भाटे को काट के पूरा हाथी बना दिया गया है। सीधी सीधी बात ये है। सवाई माधोपुर राजमार्ग पर स्थित है, पत्थर की चट्टान से पूरा विशालकाय हाथी बनाया गया है। किसने बनवाया था? सवाई राम सिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हाथी भाटा और सुनहरी कोठी के बारे में तो आपने शायद स्टैटिक में पढ़ा होगा, लेकिन हाथी भाटा को कम ही लोगों ने पढ़ा होगा। मेरे हिसाब से तो शायद ना के बराबर लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। तो आप इसके लिए सुनहरी कोठी और हाथी भाटा दोनों को ठीक से याद रख लेना। आपसे पूछा जाता है 2-2 नंबर में, जो 5 मॉन्यूमेंट दे के उनका वर्णन पूछ लिया जाता है, पूरा क्वेश्चन हो जाता है 10 अंकों का। तो आरएएस मेंस के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हाथी भाटा और सुनहरी कोठी को डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और दूसरे जो एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उनके लिए पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन सहकारिता ई गवर्नेंस की। देखो साइड में आइए, आप यहाँ पे आइए। मुख्यमंत्री की स्वीकृति सहकारिता ई गवर्नेंस की मजबूती के लिए लगभग 5.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो यहाँ आप देखोगे तो एक नाम आएगा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, अपन देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट क्या है। अपना मेन ध्येय यही है इसको पढ़ने का, इसको देखने का। अपन को कोई मतलब नहीं कितने पैसे स्वीकृत किए कितने नहीं किए। तो अपन देख लेते हैं ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट क्या है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो है सहकारिता विभाग के अंदर चलाया जा रहा है। कौन से विभाग के द्वारा? सहकारिता विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है ई गवर्नेंस के माध्यम से आम जन को सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम सेवाएं पारदर्शिता और त्वरित गति से पहुंचाना। ठीक है, जो बोला था हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी ने बोला था कि जब मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं तो वो आम जन तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे हो जाता है। तो उस चीज़ में क्या थी? पारदर्शिता भी नहीं थी, त्वरित गति से पहुंच नहीं रहा है, एक जगह रुक गया है, पैसा खाए जा रही है पब्लिक, लोग जो है अधिकारी वगैरह खाए जा रहे हैं पैसे को, दो पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा आम जनता तक। लेकिन अभी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या होगा? जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो सेवाएं हैं उनका अधिकतम लाभ पहुंच पाएगा, पारदर्शी ढंग से पहुंच पाएगा और त्वरित गति से पहुंच पाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रोजेक्ट के अंदर यही था। आपसे पूछ लेगा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, या ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, और वैसे बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। 2-3 न्यूज़ है, एक तो अनुप्रति कोचिंग योजना है, एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, एक सुनहरी कोठी और हाथी भाटा को आपने पढ़ ही लिया। और अब ये अंतिम वो है लंपी डिजीज।
ठीक है। लंपी डिजीज दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकती है, पशुधन वाले सेक्टर में भी आ सकती है, ठीक है। आप पशुधन के क्षेत्र में क्या क्या नेगेटिविटीज हैं वहाँ पर भी इसको मेंशन कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में, ठीक है। और आपसे साइंस वाले पोर्शन में भी जो डिजीज वाला पोर्शन है उसमें डायरेक्टली पूछी जा सकती है। लंपी डिजीज किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, पूछ लेगा आपसे कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, 4 चीज़ दे देगा। आप बताओ किसके द्वारा है, तो ये विषाणु से फैलती है दोस्तों, ठीक है। लंपी क्या है, एक वायरस है, स्किन डिजीज है, स्किन को इफेक्ट करता है। अब क्यों प्रसिद्ध है ये, अब क्यों चर्चा में चल रही है, क्योंकि अब टीकाकरण हो रहा है जानवरों का। तो जब तक आपका आरएएस का एग्जाम आएगा, दूसरे एग्जाम्स आएंगे, जब तक टीकाकरण नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आरएएस के अंदर ही सबसे ज़्यादा चांस है इसके यहाँ से क्वेश्चन बनने के। साइंस के अंदर 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है यहाँ से। तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से साइंस के अंदर 5 से 10 अंकों का यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो पूरी तरह से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कंप्लीटली। तो दोस्तों लंपी स्किन डिजीज क्या है, वायरल बीमारी है गाय भैंसों में, मतलब जो चौपाहे होते हैं उनके अंदर होती है, ठीक है। कैसी है, स्किन डिजीज, त्वचा से संबंधित बीमारी है। कैसी है, वायरल, वायरस के द्वारा होती है, वायरल है, ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण है शरीर पर गांठें बनने लगती हैं, खासकर सिर, गर्दन और जननांगों के आसपास गांठें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और उस पर घाव बन जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार कैसे होता है, फैलती कैसे है ये, तो जो लंपी स्किन डिजीज है जो है वो मच्छरों और मक्खियों, खून चूसने वाले कीड़ों से, इनके द्वारा फैलता है। ये दूषित पानी, लार, चारा, इसके माध्यम से भी फैलता है। मतलब किसी अगर जानवर को लंपी है, उसका खाया हुआ चारा दूसरा जानवर खा लेगा तो उसको भी लंपी हो जाएगा। उसके द्वारा पिया हुआ पानी दूसरा जानवर पी लेगा तो उसको भी लंपी हो जाएगा। एक मच्छर, मतलब एक किसी भी जानवर को लंपी है, उसको मच्छर काट के दूसरे जानवर को जाके काटता है तो दूसरे वाले को भी लंपी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपकी समझ में आ गया लंपी कैसे फैलता है, मच्छर से, मक्खियों से, खून चूसने वाले कीड़ों से, दूषित पानी से, लार, चारा इत्यादि के माध्यम से फैलता है, ठीक है दोस्तों। अब भारत में पहला मामला कब आया लंपी का, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये बीमारी 1929 में अफ्रीका में ही इंट्रोड्यूस हो गई थी, कि अफ्रीका के अंदर 1929 में इसका पहला केस मिल गया था, ठीक है। इसके कुछ सालों बाद क्या हुआ, ये कई और देशों में फैल गई। जैसे 2015 में केस मिले तुर्की में, ग्रीस में, 2016 में रूस में इसने तबाही मचा के फेंक दी, 2019 में इसने बांग्लादेश को धोके रख दिया, तो 2019 में ही बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल में आ गई है, ठीक है। बांग्लादेश बॉर्डर से दोस्तों क्या होता है, जो गाय चराने वाले होते हैं, गाय वहाँ से होती हैं, गायों की तस्करी, ठीक है। भारत से गाय समेट समेट के बांग्लादेश लेके जाते हैं। अब वहाँ क्या करते हैं, काटते हैं, मारते हैं, क्या करते हैं वो उनका वही जान है, पूजा तो नहीं करते, ये बात तो फैक्ट है, ठीक है। तो जब इस तरह से वहाँ से कुछ गाय लेके आते हैं, 10-8 गाय, इससे 80-80 का टोल खींच के ले जाते हैं कि सर हम तो गाय चराते चराते इधर घुस गए थे और उधर लेके जा रहे थे। जब ये सब वाले रोकते हैं तो इस तरह के नाटक वहाँ बहुत होते हैं। खुला हुआ बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, और वहाँ पर इस तरह से पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर की तरफ कोई फेंसिंग वगैरह, तार वगैरह नहीं लगे हुए। सिर्फ ये है कि ये वाली नदी है, ये वाला नाला है, वो उस उधर से बांग्लादेश है, इधर से हिंदुस्तान है, इस तरह से चीज़ें हैं। तो बांग्लादेश से वो पश्चिम बंगाल में आ गया, पश्चिम बंगाल से धीरे धीरे होते हुए पूरे भारत में, उत्तरी भारत में पूरे में फैल गया, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आपको पता लग गया होगा लंपी वायरस कहाँ से आया और भारत तक कैसे पहुँच गया, ठीक है। तो दोस्तों इसकी वैक्सीन बनाई गई है, वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवैक इंड, ठीक है, लंपी प्रोवैक इंड, ये इस वैक्सीन का नाम है। किसने इसके किसने मिलकर बनाई है, तो ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, हिसार, हरियाणा हिसार के अंदर है, उसके द्वारा। दूसरा है ICAR, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश के सहयोग से वैक्सीन का निर्माण किया गया है। दोस्तों आपको पता लग गया होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही चीज़ इसके लिए इम्पोर्टेंट थी, इससे ज़्यादा कुछ लंपी के बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है कि लंपी क्या है, स्किन डिजीज है। दूसरे नंबर पर वायरस से फैलती है। तीसरे नंबर पे आओगे तो जो मक्खी हैं, मच्छर है, खून चूसने वाले कीट हैं, लार है, दूषित पानी है, चारा है, उस दूषित चारा उस सब के माध्यम से फैलती है। सबसे पहला केस हमने देखा था दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1929 में, वहाँ से होते हुए 15-16 में ये आ गई, 2015 के समथिंग आ गई तुर्की और ग्रीस के अंदर। उसके बाद वहाँ से रसिया चली गई, रसिया से बांग्लादेश में फैली, बांग्लादेश से सीधे कहाँ आ गई, मतलब रसिया में देखने को मिले केस। हमारे यहाँ जो आई वो बांग्लादेश से आई। बस सीधी सीधी बात है, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हमारे लिए सिरदर्दी है, उससे बड़ी सिरदर्दी तो कुछ नहीं है यार, कैंसर है अपने लिए तो ये, ठीक है।
तो बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल में आई। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, वहाँ पर कई सारे केस हुए, धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। जब नॉर्थ इंडिया में फैल गई तो इसके लिए वैक्सीन बनाई गई। वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवैक इंड। किसने बनाई, ये बनाई आपके हिसार हरियाणा में जो रिसर्च सेंटर है उसने मिलके, जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन है उसने, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के अंदर है, उन दोनों ने मिलके क्या किया, एक वैक्सीन बनाई लंपी प्रोवैक इंड। अब उसको क्या किया जा रहा है, अब उसको जानवरों में लगाया जा रहा है। आप इस फोटो को देख ही रहे होंगे, सरदार जी अपने लगे हुए हैं जानवरों के लगाने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में लंपी रोग आ गया होगा, कैसे होता है और कैसे ठीक होता है, और भविष्य में ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो सब आपकी समझ में आ गया होगा। उड़ान योजना, IM शक्ति, ये अमन ने पढ़ी लिया। प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन फ्री मिलेंगे लगभग 1.5 करोड़ किशोरियों और महिलाओं को। ठीक है, ये अपन ने कल ही पढ़ा है, इसीलिए मैं आपकी फिर से चर्चा नहीं कर रहा। 4-6 दिन हो जाते तो मैं फिर से कर लेता। E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट को आपने देख ही लिया। सहकारिता विभाग की जो है वो जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है सहकारिता विभाग का, किस लिए है कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनका पारदर्शी ढंग से क्या हो सके, आम जनता तक त्वरित गति से जो सेवाएं हैं उनका लाभ पहुंच सके। और आपने सुनहरी कोठी हाथीवाटा टोंक के अंदर आपने देख ही लिया। ठीक है दोस्तों, अन्न कोचिंग योजना के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, इसको एक बार अपन ने फिर से समझ लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन आपकी समझ में आया होगा। आज बहुत छोटे छोटे न्यूज़ आर्टिकल थे तो इसलिए वीडियो भी बहुत छोटा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ से प्रश्न बराबर बन सकते हैं, आप इसको हल्के में मत लीजिए, उतनी ही शिद्दत से पढ़िए जितना आप पढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अपन मिलते हैं आपसे नए अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।